चलिए, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेगा लल्लन टॉप अड्डा का वो सेशन जिसका आप सब लोग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। प्योरली पॉलिटिकल सेशन। अलग अलग राजनीतिक दलों के नौजवान प्रतिनिधि आएंगे। किसी की सरकार है, किसी की थी, किसी की बहुत पहले थी, और किसी को उम्मीद है कि उनकी सरकार आएगी। वैसे उनकी आएगी ये उम्मीद सबको है, और जब किसी की आएगी तो किसी की जा भी सकती है ना। तो ये जो आने जाने का खेल है जिसको आप पब्लिक को तय करना है, उन सब के बीच सबसे ज़रूरी चीज़ है जवाबदेही। आपके सवाल और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच 4 मेहमान हैं। और हमको लगा कि जो बड़े बड़े नेता आते हैं अनुभवी, मतलब उनकी भी बड़ी इज्जत है, अनुभव है, लेकिन नौजवानों को थोड़ा सा कम मौका मिलता है। अब लल्लन टॉप सब नौजवान तबीयत के लोग ही देखते हैं, मतलब उम्र कुछ भी हो सकती है पर तबीयत नौजवान होनी चाहिए। तो हमने कुछ नौजवान नेताओं को बुलाया है इस पॉलिटिकल सेशन के लिए। मैं मंच पर स्वागत करना चाहता हूं, कांग्रेस की तरफ से हैं करिश्मा ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं शिवांग। बैठिए विराजिए। चलिए, कहीं तो भाजपा कांग्रेस अगल बगल है। सपा की तरफ से हैं सिराज हुसैन। ये सपा वाले सबसे ज्यादा लेके आए क्या अपने साथ? और आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं भारत राजयोगी। अरे ये तो हमारे क्लासमेट भी रहे हैं, आइए सर। अरे सच्ची मुच्ची में मैं सही कह रहा हूं ना सर? विराज, दीनदयाल विद्यालय में हम लोग साथ पढ़े हैं, देखा? हम च्यवनप्राश खाते हैं। विराज हैं भैया, हमारे विद्यालय से सब फील्ड में लोग जाते हैं। भारत राजयोगी बताया तो। भारत राजयोगी आम आदमी पार्टी से हैं। है? अरे भारत राजयोगी तो बता दिया, और कितना होता है पूरा? है? आप किसी मैट्रिमोनियल साइट के लिए काम करते हैं क्या? बड़ा जोर दे के पूरा नाम पूछ रहे हैं। स्कूल का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय नवाबगंज में है, वहां से हम लोगों की पढ़ाई हुई है। भाजपा से शिवांग जी, कांग्रेस से करिश्मा जी, सपा से सिराज जी, और आम आदमी पार्टी से भारत राजयोगी जी। अब आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, हमने भी अपनी टीम से, अरे इतना उत्साह है ना, पब्लिक कह रही ये बाद में बोलेंगे, पहले हमारे सवाल सुन लो। भरे बैठे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। अच्छा, चुनाव के टाइम वैसे भी अतिरिक्त सम्मान मिलता है पब्लिक को। पब्लिक भी भरपूर मौज में रहती, यही 2-4 महीने हैं, काट ले। हमको एक नेताजी मिले, वो कह रहे थे उनको किसी ने उलाना दिया, बोले मिलते नहीं हो। बोले देखो हमारी गरज थी, हमको वोट चाहिए था, हम तुम्हारे दरवाजे आए। अब तुम्हारी गरज है, हमारे दरवाजे आओ तो काम होगा। चलिए, भारत राजयोगी जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं जी। आम आदमी पार्टी चौथी दफा उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रही है बनने के बाद, सही है? नहीं, चौथी बार नहीं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2014 में जी, और इसके पहले एक पार्षदी का चुनाव लड़ा था जी, और ये तीसरी 2017 का चुनाव? हाँ, 2017 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, किसी भी सीट पे नहीं, एक भी सीट नहीं? किसी भी सीट पे नहीं लड़ा था। अच्छा। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। 19 भी नहीं लड़ा था, बिल्कुल नहीं। अब उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान हो गया है। ऐलान हो गया है। इतना वक्त क्यों लगा आम आदमी पार्टी को 2014 के बाद चुनावी समर में उतरने के लिए यूपी में? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो मुद्दे की राजनीति, और मुद्दे की राजनीति के बाद एक पब्लिक के जहन में अपनी जगह बनाना। क्योंकि अभी जो पुरानी जो पार्टियों का रहा है, ऐसे लोग अक्सर बातें करते हैं
कि मुद्दों पे नेता आते हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब सरकारें बन जाती हैं तो वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न रहा है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने कहा पहले हम दिल्ली में सरकार चला के दिखाएंगे और दिल्ली का एक मॉडल स्थापित करेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में अपनी पार्टी को जो संगठन है वो आगे बढ़ाएंगे और संगठन के आधार पर फिर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा भारत जी, इससे पहले कि मैं दूसरे राजनीतिक दलों के आपके साथियों के पास जाऊं, एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिसको बोलते हैं जी, और चूंकि ये लल्लन टॉप का मंच है तो बिना लाग लपेट के पूछ ही लेता हूं। हाँ जी। कई लोग कहते हैं कि हाँ, आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव तो लड़ रही है लेकिन उनका मेन फोकस पंजाब और फिर उत्तराखंड और गोवा पर है। देखिए पब्लिक है, सब जानती है जी। वो कहते हैं ना क्या, लो हैंगिंग फ्रूट, और यूपी उनकी प्राथमिकताओं में चौथे नंबर पर आता है। ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी? आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा नहीं है यूपी उनकी प्राथमिकता में नहीं, यूपी तो प्राथमिकता में है, बशर्ते राजनीतिक पार्टियों के लिए फील्ड में काम करने में काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं, उसमें साधनों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस अभी हमारे सामने हैं, तो उन चैलेंजेस को फेस करते हुए हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में इस बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। अब ये कितना कर पाते हैं ये तो हमारे लिए भी चैलेंज है और बाकी समय बताएगा 2022 के चुनाव के बाद। जी सिराज जी, समाजवादी पार्टी से जी, आप लोग नारे दे रहे हैं क्या? कुछ दिन शेष हैं आ रहे, ऐसा नारा है। अखिलेश हैं जी। 17 में भी इसी तरह का कुछ नारा था। यूपी को ये 7 पसंद है और काम बोलता है। जी, काम बोलता है समाजवादी पार्टी का नारा था। जी, काम बोलता है और यूपी को ये 7 पसंद है। 7 का तो हाल ये है कि आप 17 में 7 लड़े, 19 में अलग अलग लड़े, 22 में एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं लखीमपुर की घटना पे, और काम बोलता है का ये रहा कि सीटें 50 से घट गई। तो मैं पहला सवाल यही जानना चाहता हूं कि आपकी नज़र में, एक कार्यकर्ता की दृष्टि से, एक पदाधिकारी की दृष्टि से, वो क्या वजहें रही कि 2012 में पहली दफ़ा अपने दम पर स्पष्ट जनादेश हासिल करने के बाद 2014, 2017 और 2019 में समाजवादी पार्टी को हारना पड़ा? देखिए, नारा दिया था जनता को 7 पसंद है, लेकिन जनता को नहीं पसंद आया। तो इसलिए अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि हमने जो गठबंधन करे हैं वो उस पर कामयाब नहीं हुए हैं या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। इसलिए अब की जो 2022 में चुनाव लड़ा जाएगा वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके लड़ा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से तो हम 400 सीटें भी जीत सकते हैं। ये नहीं कहा है जीतेंगे, जीत सकते हैं। ये आपने ठीक किया कि जोड़ दिया, ये नहीं कहा कि जीतेंगे। नहीं, जीत अच्छा, छोटे दलों में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो 2012 से 2017 के अखिलेश जी की काम और इनके जो 2017 से 2022 तक की नाकामी है, एक सेकंड वो माहौल बना रही है। अच्छा जी, 2 चीजें हैं, ये बाकी साथियों के लिए भी हैं। जी एकदम लल्लन टॉप माइक है, उत्तम क्वालिटी का। जी, ठीक है। हम लोग छात्र नेता रहे, नारे लगा लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ हो सकता है तेज हो। नहीं, मसला ये है सिराज भाई कि आवाज़ें सबकी तेज हैं, इधर भी उधर भी। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो संसदीय ढंग से बात होगी तो ये बाकियों के लिए भी है। आराम से बात कहिए अपनी बात, है ना, आपकी बात वहाँ पहुँचेगी। दूसरा मैं ये चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप सब लोगों की प्रतिबद्धताएं अपनी पार्टी के प्रति हैं, आप सब लोग पदाधिकारी हैं। इस वीडियो की क्लिप आप सब लोगों के सीवी में भी ऐड होगी, आला कमान के नेता भी देखेंगे भाई फलाने ने हमारी पार्टी को कैसे डिफेंड किया। पर अगर हम सवाल का जवाब देंगे तो बातचीत ठीक से आगे बढ़ेगी। मेरा सवाल ये था कि आपकी नज़र में इन 3 चुनावी हारों की वजह क्या रही? हम इस पर भी बात करेंगे कि 2022 में आपको अपनी क्या संभावनाएं लगती हैं। वो जो चुनाव था 2017 वाला, वो मुद्दों पे नहीं लड़ा गया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो लड़ा गया शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे लड़ा गया। और जनता कहीं ना कहीं, बिजली जो है दिवाली में मिलती है, मिलती नहीं है, और ईद में मिलती है। वो जनता को बहका के जो चुनाव लड़ा गया था उसका नतीजा था वो। लेकिन अब जनता को समझ में आ गया क्या लाइट की क्या हालत है। आज इनको कहना पड़ रहा है कि हमको कोयला नहीं मिल रहा है।
भाई साहब कोयला सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक जो औद्योगिक घराना है उसको जो प्राइवेट करने के लिए इन्होंने ये जो माहौल बनाया जा रहा है, अभी देखिएगा बिजली को भी प्राइवेट कर देंगे। ये जनता बार बार तसल्ली धरो भैया, थोड़ा धीरज धर लो। जनता बार बार नहीं बहती है सौरभ सर, जनता बार बार नहीं बहती है। एक बार आपने शमशान कब्रिस्तान और सब कुछ कर लिया, लेकिन जनता ने आज लाशें देखी है, गंगा जी में तैरते हुए देखी है। कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही थी, लाइन लगी हुई थी कोरोना काल में, जनता ने ये देखा है। आपने पूरे देश को शमशान बना दिया। शमशान बनाने की बात क्या कहते थे आदरणीय, नाम नहीं लेते हैं क्या? आज हम सम्मान करते हैं क्योंकि अरे तो नाम पूरा तो कर दो। आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा था कि जब कब्रिस्तान बनेंगे तो शमशान भी बनना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, पूरे देश को शमशान बना दिया कोरोना काल में। कोई इलाज नहीं, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मर गए, अस्पताल में बिना दाखिले के मर गए। तो भाई साहब अब फिर मेरी आवाज़ तेज हो गई, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। हाँ, भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं लोगों ने। ऐसा है इस भीड़ में ऐसा एक भी शख्स मुझे बता दो जिसने अपनों को ना खोया हो, जिसने किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्त यार को और खानदान में किसी को ना खोया हो, ये बता दो। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात करेंगे कि 2000 विफल रही है। ठीक है, 2022 में आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, हम इस पे आएंगे। करिश्मा जी, इन्होंने कहा कि अनुभव अच्छा नहीं रहा सपा का कांग्रेस से गठबंधन का। कांग्रेस का अनुभव कैसा रहा सपा के साथ गठबंधन का? जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो गठबंधन था, मुझे ऐसा लगता है और मैं कहीं ना कहीं अपने साथी की बात से भी सहमत हूँ कि गठबंधन का अनुभव हमारा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब 2017 का चुनाव था और राहुल गांधी जी जगह जगह खाट सभाएं कर रहे थे, किसानों से मिल रहे थे और महिलाओं से मिल रहे थे, मजदूरों से मिल रहे थे, तो यूपी को ये साथ पसंद तो नहीं आया, लेकिन जो हमारा पहला नारा था कि 27 साल यूपी बेहाल, मुझे लगता है वो ज़रूर जनता को पसंद आया था। और इसीलिए जो आगामी 2022 का चुनाव है उसमें ना हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, ना बड़े दल से ना छोटे दल से। कांग्रेस 400 जो भी हमारी सीटें हैं उस पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस इस बार जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है, बेरोजगारी पे लड़ने जा रही है, महिला उत्पीड़न पे लड़ने जा रही है और महंगाई। आज यहाँ पर जितने भी हमारे साथी बैठे हैं आम परिवार से आते हैं, आम घरों से आते हैं। हम लोगों आज 100 रुपये पेट्रोल डीजल के हमारे दाम हैं। आज जो महिलाएं घर में 100 के पार हो गए हैं, सब बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और 100 रुपये आज पेट्रोल डीजल के दाम है। यही स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह जी को प्याज की माला भेजती थी, चूड़ियाँ भेजती थी जब महंगाई होती थी। और आज कड़वा तेल गृहिणियाँ हैं 200 रुपये का खरीद रही हैं, 1000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है। तो मुझे लगता है कि महंगाई से, महिला उत्पीड़न से, और मैं खुद महिला हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ महिला कांग्रेस की, कि जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती थी, वहीं कहीं 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है तो कहीं 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। और बेटी बचाओ की बात करने वाली सरकार मौन है, चुप है। जिस सरकार में कुलदीप सिंह सेंगर और चिमनी आनंद स्वामी जैसे लोग बैठे हैं, उस सरकार से क्या न्याय की बात करेंगे हम लोग? शिवांग, आप सत्ता में हैं तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही सबसे ज़्यादा सत्ताधीशों की ही होती है। 3 पार्टियां, तीनों पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया। एक ने दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया कोविड की सेकेंड वेव के दौरान, खास तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से चरमराई। और कांग्रेस ने कहा नारी सुरक्षा और महंगाई, खास तौर पर पेट्रोल और डीजल। मैं इन तीनों ही मुद्दों पर आपकी पार्टी की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम।
जब आप बात करेंगे बिजली की, तो आप इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि कानपुर में बिजली की कोई भी समस्या नहीं है, लगातार बिजली यहाँ प्राप्त हो रही है। अगर आप पार्टी की यहाँ पे लोग बैठे होंगे, यहाँ पे होंगे, तो मेरी बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी अगर आप बात करेंगे एक भाई साहब अभी आएंगे आपके बीच, भैया बहुत अच्छी टोपी लगा के आए हो, बैठे रहो। अगर आप बात करेंगे कोविड की और एक- कोविड एक- में हुई एक- मौतों एक- एक- की, जी। तो WHO ने तारीफ की अपने देश की। इतनी बड़ी जनसंख्या के मध्य अगर इतनी जल्दी, ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही संभव कर सकते थे, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संभव कर सकते हैं, जिस तरीके से रक्षा करी गई है। और हम उस देश में रहते हैं जिसके लिए पुलिस को लगाना पड़ता है आपको मास्क लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी कमी रह गई। अगर रात में 11 बजे आप निकलते थे लॉकडाउन में भी, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कमी। तो उसके बाद भी अपने प्रधानमंत्री और अपने योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जितना अथक प्रयास होता तो उतना किया है। और मैं उसके बाद अगर कहूँगा, बोलिए। करिश्मा जी की बात पर, तो अगर रेप हुए हैं तो उनको गोली मारने का भी काम किया गया अपराधियों से। अगर रेप हुए हैं तो उनसे ये नहीं कहा गया है कि बलात्कार करो, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर अपराध हुआ है तो उनको सही ठिकाने पे भेजा भी गया है। और अपराधी आपके ही सरकार के थे, अपराधी आपके सरकार के थे, उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के महंत योगी आदित्यनाथ जी ने किया। भ्रष्टाचार किस तरीके से मुक्त किया गया है, ये देश की जनता को बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। एक सवाल छूट गया भाई साहब, एक दो तीन चीजें हैं, और चूंकि कानपुर में पहला अड्डा है इसलिए मैं, और मेरा ये गृह जिला भी है, मैं यहीं से पला बढ़ा हूँ, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती भी है कि हम आगे के लल्लन टॉप अड्डा में, अभी 7 शहरों में और होना है, पॉलिटिकल सेशन करें या नहीं करें। आपकी चिंताएं, आपकी नेतागिरी, आपके कंसर्न, आपका गुस्सा सब जायज़ है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना, 4 पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं और अभी आपसे भी सवाल जवाब होगा। अगर हमें हुल्लड़ करना है, हुड़दंगा और ऐसे एक दूसरे पर छीटाकशी, तो उससे मैं बचता हूँ इस डिबेट से। इसलिए बचता हूँ क्योंकि उसमें कोई सार तत्व तो नहीं निकलता, सबकी नेतागिरी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सब एकदम झाड़ के आगे बढ़े और शहर वहीं का वहीं ठिठका रह जाता है। तो 4 लोगों की बात सुन लें, उसके बाद मैंने कहा कि ये खुला सत्र है, आराम से 15-20 मिनट आप लोगों के सवाल लेंगे, तब जवाब लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर बातचीत होगी। अगर आप लोग पीछे से टिप्पणियां करते रहेंगे तो एक तो पूरा देश यही कहेगा यार कानपुर वाले लोग तसल्ली से चाहते हैं कि सब उनकी सुने, वो किसी की नहीं सुनते। तो 4 लोगों की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल लेंगे, ठीक है? आप लोग सहमत हैं? शिवांग जी, चूंकि कई सवाल थे तो शायद एक ज़रूरी सवाल का जवाब आपसे छूट गया। ये एक रघुवीर यादव की आवाज़ में गाना था जो बीजेपी अपने कैंपेन में इस्तेमाल करती थी 2009 और बाद के चुनाव में, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डाइन खाए जात है। सुना है आप लोगों ने गाना? सुना है। एक सवाल आया था पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, उस पर भी आपका जवाब चाहूँगा। देखिए, पूर्व की सरकारों में अपने देश पे जितना कर्जा कर दिया गया था, कहीं ना कहीं उसको चुकाने के लिए, और जिस प्रकार 2 साल अभी निकले हैं कोरोना काल में, जिस जो के देश ने झेला है, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है, लेकिन अपने प्रधानमंत्री और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन इस समय यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि समय इतना विपरीत रहा है। और उसके बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया, या पूरा देश नहीं, पूरा आप जहाँ भी पूरे विश्व में जाएंगे, आपके प्रधानमंत्री का सम्मान इसीलिए होता है कि जब विश्व में कहीं जाते हैं तो उनसे पूछा यही जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को आपने इतनी जल्दी कैसे संभाल लिया, इतनी जल्दी कोरोना कैसे ख़त्म कर लिया। तो हम लोग के सम्मान की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता है, पूर्व के किसी प्रधानमंत्री का इतना सम्मान पूरे विश्व में कहीं नहीं हो जितना नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है। ये हम लोग के लिए, देशवासियों के लिए बहुत सम्मान की बात है। दूसरे राउंड की बात करते हैं, इंट्रोडक्टरी राउंड हो गया। भारत योगी जी, आपके हिसाब से कानपुर के मुद्दे क्या हैं? 3 मुद्दे, सब लोग 3-3 अपने अपने सोच लीजिए, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कानपुर का मुद्दा है वो इंडस्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे जितने भी व्यापार धंधे थे वो सब बंद हो चुके हैं इस समय। और इस समय जिस तरह से कानपुर क्या पूरे देश में इस समय जो बेरोजगारी का हाल है, नौजवानों की जो समस्याएं हैं, ये तो इस समय क्या बताएं, बहुत बहुत विकट समस्या है इस समय। और जो दूसरा मुद्दा है वो है सफाई का।
कागज़ों पे तो सारी सफाई दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में कानपुर की जो गलियां आज भी गंदी बनी हुई हैं और वो ठेकेदार सफाई करता है, लेकिन सफाई के नाम पे केवल और केवल ठेकेदार वहाँ कागज़ों में कुछ और सफाई कर्मी दिखाता है, लेकिन हकीकत में जो सफाई कर्मी काम करते हैं उनकी संख्या कुछ और होती है। तो ये सफाई का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप तो कहेंगे, मतलब जानते भी होंगे, कानपुर जो है पूरे देश में चौथे नंबर का सबसे गंदा शहरों की श्रेणी में आ चुका है। तो ये सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और तीसरा मुद्दा जो है वो यहाँ पे महिलाओं से संबंधित जो मुद्दा है, महिला सुरक्षा के लिए आए दिन यहाँ पे, और किस तरह से जिस तरह से मर्डर की घटना है वो नहीं, क्राइम, महिला से संबंधित क्राइम और जो गुंडागर्दी वाला माहौल है, ये कानपुर में बन गया है। तो ये कब से बन गया है? ये अभी पिछली सरकार से ये ऐसा कुछ शुरू हो गया यहाँ पे कि खुलेआम गुंडागर्दी। मतलब लोगों किस सरकार से? ये इसी सरकार, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। उसके पहले अखिलेश यादव या मायावती की सरकार में? नहीं, उस समय भी क्राइम था, लेकिन इस स्तर पे नहीं था जो अब इस समय हो गया है। क्योंकि इस समय लोगों के मन में अभी आए दिन अखबार में पढ़िए कि थोड़े से आज ही पे अखबार में था कि 80,000 रुपए के लेन देन के लिए एक लड़के को गोली मार दी ऑन स्पॉट। और ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही। अभी देखिए, एक प्रतीक का केस हुआ, उसने 10वीं मंजिल से एक लड़की का रेप करके उसको 10वीं मंजिल से फेंक दिया, और इसके बाद उसने थाने में इंस्पेक्टर के सामने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये तो थोड़े दिन की गहमा गहमी है, इसके बाद सब ले दे के सब रफा दफा हो जाता है। तो ये जो लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि पैसे से ले दे के हम पूरा, मतलब कितना भी बड़ा क्राइम कर लो और पैसे से ले दे के हम इसको सब सुलटा लेंगे, थोड़े दिन जेल में बंद रहेंगे और इसके बाद जमानत पे छूट जाएंगे। संजीत यादव का इतना चर्चित केस हुआ, लेकिन अभी देखिए संजीत यादव के केस में अभी भी जो उसके जिन लोगों ने हत्या की है वो आज जमानत पे घूम रहे हैं। मतलब ये इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में तो एक SSP साहब फरार घूम रहे हैं। उन पे एक व्यापारी की हत्या का मामला। तो कानपुर ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में ऐसी गुंडागर्दी का माहौल बन गया है कि लोगों के मन से वो डर, प्रशासन के नाम का डर खत्म होता जा रहा है, और एक माइंडसेट बनता जा रहा है कि कितना भी बड़ा क्राइम कर लो और पैसे ले दे के हम सब सुलटा लेंगे। अभी देखिए गुप्ता जी, ये जो अभी गुप्ता जी का केस हुआ गोरखपुर में, उसको मार दिया। मतलब एक सरकार की ये ऐसी मनसा बन गई। अब तो लोगों में ऐसा माइंडसेट बन गया कि हत्या कर दो, बाद में मुआवजा दे दो। ठीक है, इंडस्ट्री, सफाई और लॉ एंड ऑर्डर, 3 मुद्दे आपने गिनवाए। सिराज, कानपुर विश्व में कई बार नंबर 1 पे पॉल्यूटेड शहर आ जाता है, तो पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है। उससे सर ये कह रहे हैं चौथे पे है देश में, आप कह रहे हैं विश्व में 1 पे है? नहीं, आ जाता है, ये घटता बढ़ता रहता है। कभी ज़्यादा पॉल्यूशन, कभी कम, कभी 1 नंबर पे, कभी 2 नंबर पे। तो दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं सर, दुनिया में है। तो ये समझ लीजिए आप, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर गंदी फेफड़े खराब होते हैं, तो पेट का हर आदमी बीमार है। कानपुर में आप किसी से मिल लीजिए तो 95% आपको पेट का बीमार आदमी मिलेगा। तो बीमारी बढ़ती जा रही है, ये सिर्फ प्रदूषण की वजह से। दूसरे नंबर पे हम यहाँ के सर भ्रष्टाचार को लेते हैं। भ्रष्टाचार बेपनाह बढ़ता चला जा रहा है। सरकार तो दावा करती है 0 टॉलरेंस का, लेकिन आप ये इस समय ये समझ लीजिए, अभी आप झगड़ा कर लीजिए, आप जाएंगे, देखा जाएगा कि किससे पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। आप समझ सकते हैं सर। तो वो जिसने अपराध किया होगा उसको तौला जाएगा कि यार इन दोनों में से हमको पैसा कौन ज़्यादा दे देगा, और जो पैसा ज़्यादा दे देगा उसको बैठा लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा पैसे दे के। शाम को 10 बजे 11 बजे, गलत सर नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल वो कह रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पास ट्रैफिक की है। ट्रैफिक बेपनाह जाम शहर रहता है। मंडे से लेके सैटरडे तक आप शहर में चलने के लिए अगर आपको कहीं 10-15 मिनट की समस्या है, जाना है, तो आपको आधा 1-1 घंटा लग जाता है। और अभी सर थोड़ी देर पहले एक मैम आई थी इंडस्ट्री, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री से हम भी हैं, हम अभी एक्सपोर्ट का काम है। तो लेदर इंडस्ट्री को ख़त्म किया जा रहा है कानपुर में, ये बहुत बड़ी समस्या है। वो जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए। क्यों ख़त्म किया जा रहा है सर? अब इसमें जो भावना है वो नहीं सही है। थोड़ा खुल के बोलिए। अब लल्लन टाप में आप खुल के बोलते हैं, हम भी बोले दे रहे हैं। ज़्यादातर इसमें
एक समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको ख़त्म करा जा रहा है, इसलिए ख़त्म, और उससे हमारे विदेशी मुद्रा में कमी आएगी, एक्सपोर्ट में कमी आएगी। सर आपको हम बताना चाहते हैं 8.5% लेडर में ड्रॉबैक था, 8.5% पिछली सरकार में 2014 से पहले। अगर हम 1 करोड़ रुपया का टर्नओवर करते तो 8.5 लाख रुपए हमको मिलता था। उसके बाद इन्होंने 3% करा, ड्रॉबैक हटा के फोकस नाम दिया। उस अब आज की तारीख में ड्रॉबैक भी खत्म कर दिया, फोकस भी खत्म कर दिया। अब हम अगर 1 करोड़ की सेल करते हैं हमको कुछ नहीं मिलता, और बांग्लादेश वाला आदमी जब 1 करोड़ की सेल करता है उसको 20 लाख रुपए रिफंड होते हैं। पाकिस्तान वाला जब 1 करोड़ की सेल करता है उसको 12 लाख रुपए रिफंड होते हैं। अब हम जो कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का बना रहे हैं तो हम 110 में बेचेंगे, जाहिर सी बात है। बांग्लादेश वाला प्रोडक्ट 100 रुपए में बनाएगा, 90-85 रुपए में भी बेच देता है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार 20% ड्रॉबैक देती है। अब हम बांग्लादेश वाले से और पाकिस्तान वाले से और चाइना से कंपटीशन कैसे करें? ये हमें सरकार का प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, छोटे भाई हैं, बताइए। यही तो कानपुर है, छोटे भाई। अच्छा सिराज हुसैन साहब, आपने तमाम बातें कही, अभी एक मुद्दा आपका बाकी है जी। बस एक हमारी क्वेरी है, उसका थोड़ा जवाब दे दीजिए। और मेरे ख्याल से वो कानपुर की भी क्वेरी है। आपने कहा प्रदूषण मुद्दा है, सही सुना, हवा का प्रदूषण और जो जीवनदायिनी गंगा नदी है उसका प्रदूषण। सारी रपटें उठा के देख लीजिए, नमामि गंगे वाले भाई साहब बैठे चले गए, ये आपको बता रहे थे, आप पता नहीं तब आए थे कि नहीं। गंगा के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में से एक जो टेनरी उद्योग है, उन्होंने एनवायरमेंट, सुन तो लो भैया, हो सकता है लौट के यहीं आ जाए। एक सेकंड। टेनरी उद्योग से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैडम ने बताया अंडर टेबल चीज़ें चल जाती हैं, और बोली कि अब कसाई हुई है तो वो गंदा पानी नहीं जा पा रहा है। तो भाई साहब जो बता रहे थे कि जो गंदगी जा रही है तो उस पर कसाई हुई, तो उसकी 2 व्याख्याएं हो रही हैं विद्वानों के हिसाब से। एक जो आपने कहा कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी व्याख्या ये है कि गंगा की पानी की हिफाजत की चिंता हो रही है, और इंडस्ट्रीज़ को प्रेशर डाल के ये सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है दैट इफ़ यू विल फॉलो एनवायरमेंटल नॉर्म्स देन ओनली यू कैन ऑपरेट। आपके हिसाब से क्या टेनरी उद्योग का गंगा के प्रदूषण में कोई योगदान है? सर देखिए, योगदान अगर गंदा पानी जाएगा तो टेनरी का योगदान होगा, और जा रहा है। क्यों जा रहा है? हमने एक आपको दूसरा जो ऑप्शन बताया था, परेशानी वो भ्रष्टाचार बताई थी। आज ईटीपी लगा हुआ है जाजमऊ में, तो पानी को साफ करने के लिए लगा हुआ है। लाइट चली जाती है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वहाँ उसको चलाने के लिए डीजल लगता है, वो डीजल चोरी हो जाता है, वो चलता ही नहीं है। जब गंदा पानी बह के आता है वही पानी चला जाता है गंगा जी में, तो अगर उसको पहले साफ कर दिया जाए तो कहीं नहीं जाएगा। टेनरी वालों ने भी पैसे दिए हैं, अखिलेश जी ने बड़ा सा ईटीपी लगाया था, उसमें जो है साफ करने के लिए, अगर वो चल रहा होता तो गंगा जी में पानी गंदा नहीं जाएगा। अगर आप ईटीपी नहीं चलाएंगे तो आप एक इंडस्ट्री को पूरा खत्म कर रहे हैं जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। रोजगार। तीसरा मुद्दा सर, एक पॉल्यूशन हो गया, एक ट्रैफिक हो गया, और एक इंडस्ट्री। अच्छा, आपने ट्रैफिक भी बोला? जी, ट्रैफिक तो बहुत बड़ा है सर, समस्या बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। करिश्मा जी, कुछ ऐसा तो नहीं कि आपके कुछ समर्थक अभी भी ट्रैफिक में फंसे, आ नहीं पाए अभी तक? सर आपने हमको 6 बजे बुला लिया था, 8 बजे यहाँ बैठा ला, सब आ गए। अच्छा जी, हमको पता था कि आप ये ट्रैफिक वाला रहेगा, इसलिए पहले का समय दिया। करिश्मा जी, 3 मुद्दे कानपुर के आपकी दृष्टि से। मैं अपने भैया दोनों साथियों से सहमत हूँ कि हमारा कानपुर शहर पोल्यूशन के मामले में आज प्रथम स्थान पर है, और हवा और टैनरीज के साथ साथ कानपुर शहर में 500 से अधिक मलिन बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं जहां लोग रह रहे हैं। मेरी गोविंद नगर विधानसभा से मैं आती हूं, और मेरी विधानसभा में लगभग 27 कच्ची बस्तियां हैं जहां पर लोग रह रहे हैं। ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ना सीवेज सिस्टम है, कूड़ा कहाँ डंप होना है ये ना हमारी सम्मानित मेयर प्रमिला पांडे जी को पता है, और ना नगर निगम के कर्मचारियों को पता है। यहाँ पर हम सब देखते हैं कि किस तरह जब हम लोग मिलने जाते हैं, कैंपेन के लिए जाते हैं, घरों के आगे से बस्तियों में नाली बह रही होती है, गटर बह रहा होता है, छोटे छोटे बच्चों की आंखें पीली रहती हैं, मलेरिया, डेंगू
वायरल जैसी बीमारियों से महिलाएं, बच्चे सब त्रस्त रहते हैं। तो प्रॉपर सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कानपुर शहर में नहीं है। दूसरा मेरा जो अहम मुद्दा है वो विकास का है कि हम सबको स्मार्ट कानपुर, बनारस में तो कहते हैं क्योटो बना देंगे, लेकिन कानपुर में स्मार्ट सिटी बनाएंगे और गड्ढे नहीं रहेंगे। गड्ढा मुक्त कानपुर की बात की गई थी और आज मुझे लगता है गड्ढा युक्त कानपुर हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, माताएं बहनें हैं, स्कूटी से जाती हैं, बाइक से जाती हैं, इतना गड्ढे होते हैं। बैटरी रिक्शा से जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो रिक्शा पलट जाता है, कितने मासूम बच्चे उसमें मर गए। इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। आज कानपुर में 2 सांसद भाजपा के हैं, कई विधायक भाजपा के हैं, मेयर भाजपा की हैं, कई जगह हमारे पार्षद भी भाजपा के हैं। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, देश में सरकार बीजेपी की है और विकास के मॉडल पे कानपुर में कुछ काम नहीं किया गया, जो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्य की बात है। जनता को ठगने का काम हुआ है। मेरा जो तीसरा मुद्दा रहेगा, हमारे पुलिसकर्मियाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं सम्मान करती हूँ, हमारे सुरक्षा में भी रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कानून व्यवस्था है, कानपुर भाईचारे का, अमन चैन का शहर कहा जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपराधिक शहर बनता जा रहा है। फजलगंज में हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि मात्र 8,000 रुपये के लिए एक 8 साल के बच्चे और उसके माता पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। वहाँ पर क्या हुआ, FIR दर्ज कराने के लिए हम लोगों को चक्कर काटने पड़े, पब्लिक से मिलना पड़ा, दबाव बनाना पड़ा। बर्रा जो कि मेरी विधानसभा में आता है, वहाँ के एक व्यापारी मनीष गुप्ता गोरखपुर जाते हैं, वहाँ पर पीट के मनीष गुप्ता की पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनका शव जब यहाँ पर आता है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब पुलिस बल रहता है। तो मुझे लगता है पुलिस हमारी रक्षा के लिए, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता कहाँ जाएगी। हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से त्रस्त हैं। कई महिलाएं आती हैं जिनके साथ छेड़खानी की बात हुई होती है या ईव टीजिंग हुई होती है, उनकी FIR दर्ज नहीं कराई जाती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटलमेंट देके, किसी नेता का दबाव बना के, किसी का चाचा, किसी का भतीजा बनकर छोड़ आते हैं। जैसा कि बिल्हौर की घटना है, कल्याणपुर में रहती थी वो युवती और 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया और जो बलात्कारी था, जो हत्यारा था, वो बोलता है कि हाँ मैंने बलात्कार किया है और मेरी सरकार में पैठ है, कुछ नहीं हो सकता। तो इससे क्या जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ेगा। योगी जी कहते हैं कि भाई ठोको नीति है हमारी, जो बलात्कार करे उसे ठोकिए ना। आपकी सरकार में कैसे कोई अपराधी कह रहा है कि हम बलात्कार मैंने किया है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है प्रदूषण, विकास और हमारा जो कानून व्यवस्था है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, तो ये हमारे 3 अहम मुद्दे रहेंगे। शिवांग जी, इससे पहले कि आप मुद्दे बताएं, मुझे लगता है कि चूंकि भैया क्या रखा है, ओ गुरु काली टोपी वाले, हमको लग रहा है वो अमित शाह नहीं बोलते हैं। ए थोड़ा थम जाओ भैया, हैं आराम आराम से, तसल्ली से, साथ में पियेंगे चाय, थोड़ा धीरज धरो। शिवांग जी, चूंकि आप सत्ता में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप 3 मुद्दे बताएं। उससे पहले या उससे बेहतर होगा कि आप 4.5 साल के कार्यकाल की कानपुर से संबंधित पहले 3 उपलब्धियां बताएं, या अगर आप चाहें तो जो इन्होंने टिप्पणियां की उसका जवाब देना चाहें। आपकी इच्छा पे है। 3 या तो उपलब्धियां बता दें या इन टिप्पणियों का जवाब दे दें। उपलब्धियां बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप महिला शक्तिकरण की बात करेंगे, जैसे मेरी बहन करिश्मा जी ने करा, तो आप बता दो रोमियो स्क्वाड, हर जगह पिंक चौकी, हर थाने में एक महिला इंस्पेक्टर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आप भी सौरभ भैया कानपुर के रहने वाले हैं, यही दीनदयाल शिक्षा प्राप्त किए। 2017 के पहले क्या हाल था, समाजवादी पार्टी की सरकार वाले खुद ही गुंडागर्दी करते, तब क्या हाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबको पता हो, कहने के लिए कोई जरूरत भी नहीं इस मंच के माध्यम से, लेकिन अब इस मंच में बैठा हूँ तो कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर गलती करता है तो भारतीय जनता पार्टी के उसका कार्यकर्ता की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अगर गलती करता है तो उसको बचाने का कार्य और उसको अच्छा पद देने का काम करती है। तो महिलाओं की रक्षा करने का अगर कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, वो दिख रहा है। 3 उपलब्धियां।
कानपुर में उपलब्धियों की बात करेंगे तो विकास की बात की जाएगी सबसे पहली। उसका सबसे जीता था मेट्रो, और जितनी जल्दी से मेट्रो बना रही है, कोई और भारतीय जनता पार्टी सरकार ना होती तब तक मेट्रो ना बन पाती। जब उपलब्धियों की बात करेंगे 2017 से पहले अपराध का क्या हाल था और 2017 के बाद अपराध का क्या हाल है कानपुर में देख लेंगे। 2017 के पहले अपराध, कानपुर फेमस था पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 2017 के पहले कि अपराध कितना जाना जाता था कि कट्टे चाहिए तो कानपुर चले जाओ। और 2017 के बाद 2017 सपा के हर कार्यकर्ताओं के पास कट्टे बंदूक मिल जाएंगे 2017 के पहले तो। और 2017 के बाद अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास दुबे ऐसे नाम लिया जा रहा है तो विकास दुबे गोली मारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया गया, किसी और सरकार में दम नहीं था। नहीं तो वो अपना वोट बैंक देखती और भूल जाती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार में कम था। चलिए अगली उपलब्धि। अगर उपलब्धियों की बात करेंगे तो कानपुर शिक्षा का हब कह सकते हैं। IIT, HBTI, पल्स इंस्टीट्यूट, कानपुर यूनिवर्सिटी, शुगर इंस्टीट्यूट सब कानपुर में है। कई सरकारी कॉलेज कानपुर के अंतर्गत आते हैं। नहीं सर, ये लेकिन 4.5 साल में आगे- नहीं बने ना, ये तो पहले मैं के आगे हैं। बताने जा रहा हूँ जी। मेरी बात और भैया सुन लीजिए। लेकिन जब आप बात करेंगे 2017 के पहले तो नवा शिक्षक पढ़ाने जाते थे, नए स्टूडेंट वहां पढ़ने भाई, जाते अभी थे, आपका नंबर आएगा भाई, वेट करिए। खाली क्लासें मिलती थी, घर पे बैठो डिग्रियां चली जाती थी। अब हर क्लास में कैमरे लग गए हैं, शिक्षक को जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो उनकी एब्सेंट लग जाएगी। इसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में संभव हो पाया है। बिना स्टूडेंट के तब तक 75% अटेंडेंस नहीं होगी, उनको उनकी डिग्री नहीं दिला पाएगा कोई भी चाहे विधायक हो या सांसद हो किसी भी पार्टी का। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जी, ये मैं 2 राउंड और करूंगा, उसके बाद ऑडियंस के लिए खोलूंगा। एक राउंड में ये थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल डिबेट टाइप का मैं फॉर्मेट करने जा रहा हूं। हमारे JNU में भी होता है, जिसमें सब लोग एक दूसरे से एक एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना? सारे सवाल पत्रकार या जनता ही क्यों पूछे, कैंडिडेट भी एक दूसरे से पूछ ले। अरे आ रहे हैं, पहले तुमको ही हैं, पहले गणेश पूजन तुम्हारा ही करेंगे, बैठे रहो। तो दूसरा एक एक मेरा सवाल आपकी पार्टियों से है, क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं तो मेरी उत्सुकता भी है। तो वो सवाल पूछ लेते हैं फिर, और उसके बाद पब्लिक। पहला सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से है। जी। आम आदमी पार्टी आलोचक कहते हैं बातें बहुत अच्छी करती है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। जब तक आप अरविंद केजरीवाल की ताबेदारी करेंगे तब तक पार्टी में रह सकते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया बन के रहें या कोई और नेता बन के। यदि आप अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हैं तो आपका हश्र योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी और एक ऐसी लंबी फेहरिस्त गिना दी जाती है। ताबेदारी करोगे तो पार्टी में सुरक्षित रहोगे, शीर्ष पद की आकांक्षा ना करो। ये बात बार बार लगातार मुहावरे की तरह आम आदमी पार्टी के लिए दोहराई जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रकरण बहुत पुराना हो चुका है और अब इस प्रकरण के लिए अब क्या कहें, इसके लिए मैं केवल ये कह अब सकता सवाल हूं- आ गया है तो कह ही दीजिए नहीं, कुछ। नहीं, मैं ये कह सकता हूं केवल कि देखिए, राजनीतिक पार्टी है तो हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। अब हर किसी की महत्वाकांक्षा को राजनीतिक पार्टी में उसकी फुलफिल करना ये संभव नहीं होता है, और पार्टी का भी एक अपना डिसिप्लिन होता है। अगर पार्टी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, सभी अपनी मनमानी करेंगे या सभी की इच्छा, भाई हर किसी की इच्छा होती है कि हमको ये पद दे दिया जाए, हमको ये पद दे दिया जाए, तो अगर हर किसी की इच्छा अगर पूर्ति तो संभव नहीं है ना पार्टी में। और पार्टी में क्या किसी कहीं पे भी संभव नहीं है, किसी एक को तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। अगर आप कंप्रोमाइजिंग फेज में है तभी आप सरवाइव कर पाएंगे कहीं पे भी। तो डार्विन का सिद्धांत रहा है कि अगर आप कंप्रोमाइजिंग फेज में है तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो आप टूट जाएंगे। तो ऐसे ही पार्टी में भी हुआ। शुरू में पार्टी बनी, अच्छे अच्छे सोशल वर्कर और जो मोटिवेशनल लोग थे वो लोग पार्टी से जुड़े, लेकिन जुड़ने के बाद जब सरकार बनी तो जिन्होंने काम किया, जो एक सेम प्रोफेशनल के थे, तो उनको ऐसा लगा कि यार अब सरकार बन गई है तो सरकार में चेहरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, तो कहीं ना कहीं संगठन में हमें जिम्मेदारी मिले। क्योंकि संगठन भी जो आम आदमी पार्टी का बना वो अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे बना, उन्हीं को चेहरा आगे रख के एक मुखिया को मान के हम लोगों ने काम किया। अब लेकिन अब उसमें अब सरकार बन गई, अब लोगों की महत्वाकांक्षा जग जाए कि एकदम, और उस समय दो चैलेंजिंग फेज था, नई नई सरकार थी, नए नए वादे थे, उन वादों को पूरा करना।
पूरा करने के साथ साथ संगठन को भी आगे बढ़ाना, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम था। अब उस चैलेंजिंग के समय में अगर हर कोई सोचने लगे कि हमें ये जिम्मेदारी मिल जाए, हमें मन मुताबिक ये जिम्मेदारी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो उसी के तहत उन्होंने उस समय जो एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, समय दे सकते, क्योंकि ये तो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई तो बहुत लंबी होती है। अब सत्ता अभी दिल्ली में मिली, अब यूपी में इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और इस बार 2022 के चुनाव में हमारा तो पूरा प्रयास है, हमारी पार्टी का पूरा प्रयास है कि 2022 के चुनाव में ही हम यूपी की सत्ता संभालेंगे। बिल्कुल संभालेंगे, हमारा पूरा प्रयास है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, लखनऊ में कुछ लोग कह रहे थे कि सपा से भी बात चल रही है। देखिए, वो सपा से ऐसे गठबंधन की कोई बात नहीं थी। एक शिष्टाचार मुलाकात के नाते, क्योंकि विपक्षी दल हम भी हैं, विपक्षी दल सपा भी है, तो शिष्टाचार के नाते संजय जो हमारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, उनकी मुलाकात होती है। क्या वो सीएम फेस भी होंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी। आपका क्या मन है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे नेता संजय सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सीएम का चेहरा होना चाहिए। मैं तो उनके समर्थन में हूँ। और क्या आप चाहते हैं कि सपा से गठबंधन हो? देखिए, ये सपा से गठबंधन हो, ये हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होगा। कार्यकर्ता के चाहने से सब होता है? नहीं, देखिए ऐसा, ये पार्टी के भी कुछ अपने पार्टी के जो शीर्ष के लोग हैं, वो लोग इसको तय करते हैं। वो हमसे ज्यादा, हम लोग केवल उनको सुझाव दे सकते हैं। हम लोग सुझाव, कभी कभी फीडबैक मांगा जाता है तो हम लोग अपना फीडबैक देते हैं, लेकिन ये पार्टी के शीर्ष के लोग तय करते हैं कि हमको उसमें गठबंधन से हमें क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान होना है। अगर फ़ायदा होना होगा तो ये शीर्ष के लोग तय करेंगे, और वैसे मतलब तो गुंजाइश है? नहीं, गुंजाइश नहीं है। अभी पार्टी ने बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की बीच में खबरें उठ रही थी, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको मना कर दिया है, एक सिरे से खारिज कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। क्योंकि अब और आपको बता दें, अभी जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने का जो मुद्दा आम आदमी पार्टी ने दिया है, आपको बता दें, हम लोग तो अभी कानपुर में काम कर रहे हैं, कानपुर के बाहर भी कभी जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जिस तरह से हम लोग एक गारंटी कार्ड लोगों को दे रहे हैं, एक मिस कॉल का नंबर, उस नंबर पर मिस कॉल करते हैं, वहाँ से कोड आता है, वो उस कोड को गारंटी कार्ड पर डाल के जब लोगों को देते हैं तो लोगों को बहुत खुशी होती है, और इसका बहुत अच्छा समर्थन हम लोग को मिल रहा है। लोगों को भी लग रहा है कि ये इन पार्टी की सब जो पहले जो सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे सपा बसपा, और इनको लोग देख चुके हैं। तो एक नया मॉडल, एक नई सरकार, नए वादों के साथ हम लोग चुनावी रणयुद्ध में उतरे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक हम पे वोट दे, और पब्लिक का रुझान हम लोग को मिल रहा है। चलिए देखते हैं, ये तो अभी फरवरी मार्च में पता चलेगा। करिश्मा जी, ये कांग्रेस की तरफ हम लोग जब देखते हैं तो कांग्रेस के आलोचक कहते हैं कि साहब वो शेर याद आता है कि खंडर बता रहे हैं, फिर आगे का शेर तो जो है वो है, पर कांग्रेस के लिए ऐसे खंडर जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यूपी में एक सांसद है, 7 विधायक हैं, उसमें भी अदिति सिंह हैं कि नहीं है अभी कांग्रेस में? नहीं है। 6 बचे जी हैं, 6 में 2 सहारनपुर, 1 रायबरेली, 1 कुशीनगर, एक कानपुर। और जब हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं कांग्रेस की, तो एक समय वो था कि आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के नेता ला के यहाँ लड़ा दिया गया, जीत गए। फिर दादा नरेशन चतुर्वेदी जीत गए। विधानसभा भी उठा के देखते हैं तो एक आपके अजय कपूर नेता हैं, वो जीत जाते थे कभी कभी, और संजीव दरियाबादी। सही बोल रहा हूँ ना मैम? जी सही बोल रहे हैं। अभी एक गठबंधन में सपा के साथ जब था 17 में, तो एक छावनी वाली जीते हैं, एक आध बार बीच में मेयर भी जीते। प्रदेश में भी यही हाल है। एनडी तिवारी आखिरी सीएम थे, अकेले दम लड़े, मुलायम सिंह की सरकार बचाई, फिर बसपा के साथ गए 96 में, कभी रालोद, कभी किसी के साथ, सपा के साथ, और अब अकेले। मैं और मेरे शहर की जनता और ललन टॉप की जनता, चूंकि आप युवा हैं तो एक ईमानदार जवाब की अपेक्षा है। करिश्मा को व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है, क्यों कांग्रेस का करिश्मा खत्म हो गया, और क्यों कांग्रेस दहाई में आने के लिए भी संघर्ष कर रही है उत्तर प्रदेश में? वजहें क्या रही? ये 3 दशक तक फैला सवाल है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी हमारी केंद्र में तो रही,
और अच्छा शासन भी किया। प्रदेश में ना रहने की कई वजह रही। एक तो संगठन जो है हमारा वो कहीं ना कहीं, क्योंकि 32 साल से सरकार नहीं रही, तो हमारा संगठन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा। जो हमारे जिलों में कमिटीज़ होती थी, लोग होते थे, कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमारा जो देहात है, पूर्वांचल है, अगर प्रदेश की हम बात करें, यूपी वेस्ट की बात करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों ने चाहे विपक्ष में रहकर या हमारे विधायक रहे, उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया, लेकिन क्योंकि संगठनात्मक तौर पे हम लोग कमज़ोर रहे तो चुनाव नहीं उठ पाया। और अपने अगर हम कानपुर शहर की बात करें तो मैं बताना चाहूँगी कि आदरणीय श्री प्रकाश जायसवाल जी कानपुर के 15 साल तक सांसद रहे, फिर कोयला मंत्री भी रहे। तो मुझे लगता है कानपुर शहर हमारा कभी कांग्रेस विहीन नहीं हुआ। अजय कपूर जी 3 बार विधायक रहे, 2 बार संजीव दरियावादी जी भी रहे, और वर्तमान में सोहेल अंसारी जी भी कैंट से हमारे विधायक हैं। तो कानपुर में मैं मानती हूँ कि हर तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, क्योंकि हमेशा ये होता था कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, क्योंकि इधर अखिलेश जी के चेहरे पे चुनाव होता था, उधर बहन जी के चेहरे पे चुनाव होता था, कांग्रेस कभी फेस नहीं देती थी हमारे मुख्यमंत्री का। तो मुझे लगता है इस बार प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा है। देखिए, उनके नेतृत्व में ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही हम लोग सारे कार्यक्रम हो, चाहे जनता की आवाज़ उठाना हो। सोनभद्र में जब लोगों के साथ गलत होता है तो प्रियंका गांधी जी वहां पहुंचती हैं। वो आप लोगों का सीएम का चेहरा है। हम लोग तो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का चेहरा बने, क्योंकि विकल्प के तौर पर आज योगी आदित्यनाथ जी को हर मुद्दे पर अगर कोई चुनौती दे रहा है तो प्रियंका जी दे रही हैं। हाल में ही हमने देखा कि किस तरह लखीमपुर में जब भाजपा के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है और किसान मर जाते हैं, तो अखिलेश जी ड्रामा अच्छा कर लेते हैं अरेस्टिंग का, लेकिन 3 दिन जेल जाने का कोई काम करता है तो प्रियंका गांधी जी करती हैं। लखीमपुर में कोई रोका जाता है तो प्रियंका गांधी जी रोकी जाती हैं। तो मुझे लगता है, किसानों की बात कर रही हूँ मेरे भाई, किसानों की थोड़ा ये भाई साहब, ये यहाँ पे नहीं, किसी अच्छी टीवी डिबेट में जाइएगा, वहाँ ये टीका टिप्पणी करिएगा। आपको बोलने का शौक है, अपने मंच अपनी बारी का इंतजार करिए, यहाँ पे ये सब नहीं। देखिए, किसानों की आवाज़ हो, चाहे मजदूरों की आवाज़ हो, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ हो, हर जगह अखिलेश जी बैकफुट पे दिखे। और बहन मायावती जी, तो अफसोस की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज योगी जी से डर रही हैं या मोदी जी से, खास उनकी फाइलें दबी हो हमें पता नहीं, लेकिन आज फ्रंट फुट पे कोई लड़ रहा है तो प्रियंका गांधी जी हमें लड़ते हुए नजर आ रही हैं। इसीलिए विकल्प के तौर पर आज कानपुर हो, चाहे प्रदेश की जनता हो, कांग्रेस पार्टी को अपना विकल्प मान रही है। सिराज, आपकी पूर्व सहयोगी कह रही हैं कि आपके नेता ड्रामेबाजी करते हैं। ये इनको लगता होगा बहन जी को, लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी अगर 2-3 दिन वहाँ बैठती हैं, लेकिन पूरी बाकी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ पूरे समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पे था, एक कार्यकर्ता सड़क पर था। जब तक इन लोगों ने उन पर मुकदमा नहीं दर्ज कर दिया, जब तक गिरफ्तारी नहीं कर दी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता विरोध करता रहा। और आपको हम बता दें, कई जिलों में हमारे छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष राणा, उसके ऊपर 7 CL तक लग गई विरोध में। आज की सरकार अगर सिर्फ पुतला जला देती है, काले झंडे दिखा देती है, तो देशद्रोह, राजद्रोह और 7 CL जैसे मुकदमे दर्ज कर देती है। हमारे कम से कम 50 कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के आज जेल में हैं, सिर्फ लखीमपुर खीरी कांड के बाद। तो ये इनकी, ठीक है, आपको प्रचार टीवी में ज़्यादा मिल जाता है, हम लोग को क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते थोड़ा कम मिलता होगा, लेकिन किसको ज्यादा प्रचार मिल जाता है? सबसे ज्यादा प्रचार मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद कांग्रेस को। और कांग्रेस को प्रचार जानबूझ कर दिया जाता है। अच्छा जी, क्या है थ्योरी, समझाइए। अब थ्योरी सुन लीजिए। थ्योरी ये है कि कांग्रेस, चुप जाओ यार, कांग्रेस, देखो तुम्हारा नेता कह रहा है चुप जाओ चुप जाओ। कांग्रेस जमीन में तो कहीं है ही नहीं,
नहीं है। संगठन नाम की इनकी कोई चीज तो है ही नहीं। हाँ, तो जब प्रियंका जी को बढ़ा चढ़ा कर टीवी पेश करेगा तो लोगों की नजर में यह आएगा कि ऐसा है, भाजपा को जो है सामने प्रियंका जी खड़ी हैं तो वोट कट जाएगा। लेकिन जमीन में कांग्रेस कुछ नहीं है, इसीलिए जनता के बीच में अखिलेश जी का ग्लैमर है। जी प्रियंका जी, तो 12 करिश्मा तारीख जी। को आपने देख लिया रथ यात्रा में। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब अखिलेश जी और सपा के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि भाजपा से लड़ाई में प्रियंका जी दिख रही हैं, तो मीडिया दिखा रहा है। हर जगह वो खड़ी हैं, हर जगह वो लड़ रही हैं, चाहे किसानों की बात हो, सोनभद्र की बात हो, हाथरस की बात हो। तो मुझे लगता है प्रियंका जी जब हर जगह जा रही, मीडिया ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका जी नहीं और प्रियंका जी की उपस्थिति दिखा रहा है। प्रियंका जी जब हैं, 3 दिन जेल में रही हैं, लाठी खाई है, पुलिस से लड़ी है, योगी आदित्यनाथ जी का घेराव किया है, इसलिए मीडिया उनको दिखाने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है विपक्ष में पूर्णतः प्रियंका गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े रहे। कोरोना की हम बात कर रहे थे, कोरोना काल में अगर ट्रक भेजने का काम, बस भेजने का काम किसी ने किया, जो कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आने नहीं दिया, बॉर्डर पर रोक लगा दिया, तो वो भी प्रियंका गांधी जी ने किया। ऑक्सीजन भेजने का काम उस किया सूची तो में प्रियंका जी जो ने किया। दी गई थी सूची, उसमें कई स्कूटरों के नंबर भी थे। नहीं, वो मुझे लगता है कि जो अराजक तत्व होंगे या कुछ मिस्चीवियस लोग होंगे, क्योंकि राजस्थान की बसें थी प्रॉपर, उसमें हम लोग ने वीडियोस भी देखे हैं, संघर्ष के हमारे साथी वहाँ रहे हैं और वो प्रोवाइड नहीं किया गया। चलिए। तो मुझे लगता है प्रियंका जी फ्रंट फुट पे है और कांग्रेस जरूर विकल्प बनकर उभर रही है। अच्छा जी, ये पूरे कांग्रेस वर्सेस सपा में भाजपा वाले भाई साहब किनारे बैठे मुस्कुरा रहे थे, बोले तुम लोग खेल लो अपना। सपा को लेके जो अभी हमने 30-32 जिलों का दौरा किया, एक फीडबैक बार बार आया, तो मैं बिना लाग लपेट के आपसे पूछ लेता हूं। सबने कहा लॉ एंड ऑर्डर, सबने कहा कि अखिलेश यादव के शासनकाल में सत्ता की हनक कुछ ज्यादा ही दिखती थी। आला कमान का मैसेज है क्या? हम एक अखबार की कटिंग आपको दिखाना चाहते हैं जी। महिला विरोधी अपराधों की शिकायतें 46% बढ़ी। आप अपराध में बढ़ावट हो रही है या घट रहा है, ये कैसे जानकारी करेंगे? एनसीआरबी का डाटा होता है, देश का गृह मंत्रालय उसको तय करता है। आज एनसीआरबी के डाटे में 46% महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ गए हैं। तो ये आज बढ़े हैं, अखिलेश जी की गवर्नमेंट में तो नहीं थे। बताइए शिवांग, पूछ लेते हैं। अखिलेश जी के गवर्नमेंट से बहुत कम अपराध हो गए हैं और डाटा एक बार सही चेक कर ली, मुझे लगता है किसी अच्छे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया है। न्यूज़पेपर की बात नहीं है, ये आप अपने NCRB मोबाइल का से डाटा है, NCRB का डाटा NCRB के डाटा का फिर से आप चेक कर लीजिए, महिला उत्पीड़न बहुत कम आया है। आप एक बार चेक कर लीजिए फिर हम से बता दोबारा। रहे, हत्याएं डबल हो गई हैं, अपहरण बढ़ गए हैं। ये सिर्फ ये आपकी जवानी में, ये आपके जवान में कि जनता के जवान में? ये आपके एनसीआरबी का जवान में कि डाटा पुलिस के? केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय आपके देता है। जवान में कि पुलिस के अरे FIR अरे में भी अरे है? अरे थमिए। और जो दूसरी चीज एक बार बार कही जाती है, अभी मैं यहाँ कानपुर आने से पहले और अपने गृह जनपद से पहले इटावा में था, एक नई पार्टी बनी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो कह रहे थे कि सपा से गठबंधन हो जाएगा, हम तो बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और उस सारे बयान से रह के फिर से जो आपकी पार्टी का शीर्ष परिवार है उसकी एकता और उसकी विभिन्नता की खबरें लाइट में आ जाती हैं। 2017 में भी यही हुआ था, या तो हेडलाइन ये बनती थी कि चुनाव में किसकी क्या तैयारी, या तो ये हेडलाइन बनती थी कि सपा पे किसका दावा है। आप लोगों को क्या लगता है, एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे आप लोगों के मनोबल पे इस चीज़ का असर पड़ता है कि क्लैरिटी नहीं है ऊपर, या आप क्लैरिटी है अखिलेश यादव के कंट्रोल में पूरी तरह पार्टी है? अब बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। शिवपाल और यादव जी के साथ गठबंधन करेंगे? शिवपाल जी के साथ अखिलेश जी ने कह दिया है, उनको सम्मान मिलेगा, मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री बनाया जाएगा? जी, ये नया है, चैनल में बोला सर, यहीं से तय हुआ था अभी। मंत्री बनाया, उनको पूरा सम्मान मंच के मिलेगा माध्यम से और होगा। अगर उनके जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनको भी टिकट मिलेगा। टिकट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। शिवांग, की अनुमति हो सर, तो मैं आपका जो पहला प्रश्न था जो आपने आप पार्टी के मेरे मित्र से पूछा, मैं आपका उसको जवाब देना चाहता हूँ। अरे वो तो आपसे आम आदमी पार्टी का इसका सवाल। जवाब मैं देना चाहता हूँ। अरे आपके लिए बहुत सवाल हैं, आप उनके सवालों की चिंता ना करिए। ये आपकी कांग्रेस की नेत्री ने जो सवाल पूछा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र पर जो इल्ज़ाम लगे हैं, गाड़ी चढ़ा दी, फिर आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक भाषण में कहा कार्यकर्ता फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए नहीं बनते हैं। ये योगी आदित्यनाथ सरकार लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी करेंसी बताती है कि हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दी, फिर गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, ये बैक टू बैक जो कांड हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर लखीमपुर कांड में किसी भी बड़े नेता, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री के पुत्र हों, अगर वो गलत होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको सजा देने का कार्य करेगी। इस मंच के माध्यम से कह रही है इस्तीफा तक नहीं मांगा। अभी वो- इस्तीफा तक नहीं मांगा गया गृह राज्य मंत्री वो का, तय सजा नहीं देना हुआ तो है। छोड़ अभी दीजिए। तय नहीं हुआ, जिस दिन तय हो जाएगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि 352 के आरोपियों से इतनी ही मोहब्बत से पेश आती हैं क्या पुलिस और सरकारें? जिस दिन ये तय हो जाएगा सौरभ भैया, जिस दिन ये तय हो जाएगा, यह निश्चित मान लीजिए कि उसको सजा दिलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहाँ करेंगे। जिसका पिता गृह राज्य मंत्री होगा, क्या जांच सही होगी? और एक इतनी सवाल है। इतनी हमदर्दी अगर आप छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वहाँ भी प्रियंका गांधी पहुँच जाती तो बहुत अच्छा लगता। मैं अगर तो ये कहना भाई चाहूंगी, श्रद्धालुओं को कवर्धा वहाँ पहुँच कवर्धा में जाती, तो कर्फ्यू वहाँ लगा भी रहा अच्छा लग जाता। और जो नक्सल एरिया है वहां पर भी फायरिंग से लोग मरे। ये जो पूछ रहे हैं कि भूपेश बघेल यहाँ तो खूब डेरा डालते हैं, वहां पे क्यों नहीं सक्रिय दिखते हैं? देखिए, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी पहुंचे और प्रियंका गांधी जी भी वहां बहुत जल्द पहुंचेंगी। मैं तो पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश कि के चुनाव के बाद भी एक साल से किसान बॉर्डर पर बैठा है, आंदोलित है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलने गए? बांग्लादेश, अमेरिका, लंदन जाने का समय है, बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान आंदोलित है, उनसे मिलने का समय नहीं। लखीमपुर खीरी में जो हत्या होती है उसके बाद प्रधानमंत्री जी लखनऊ आते हैं, अमृत महोत्सव मनाते हैं, क्यों लखीमपुर जाकर प्रधानमंत्री जी किसानों से या उनके परिजनों से नहीं मिलते? क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे द्वारा ही किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई है। और मैं तो कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट या जज का या जो भी फैसला होगा वो स्वीकार है, लेकिन जब तक गृह राज्य मंत्री जी अपने पद पर बैठे रहेंगे तब तक उचित कार्रवाई नहीं हो सकती, न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस उनके अंडर में आएगी, प्रशासन उनके अंडर में आएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, आप जानकारी पूरी नहीं, लेकिन प्रभावशाली तो वो है ना। चलिए, क्या न्याय की जांच हो सकती है? आरोप मत लगाइए। नहीं, मैं कोर्ट आप पे नहीं, आपके विधानसभा के मंत्री चुनाव पे, लड़ी हैं, आप कोर्ट पे मैं आरोप मत आपके लगाइए। मंत्री पे आप और सुप्रीम आपके कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे- आपके देखिए, मंत्रियों पे, आपकी हमेशा सरकार पे आरोप लगा संवाद- रही हूँ। युवा नेता हैं आप लोग, सुप्रीम कोर्ट संवाद आरोप ऐसा लगाए। करें जिससे कुछ थोड़ा सा ज्ञान बढ़े। एकदम पब्लिक पूरे आज मेरे बहुत सारे एक करके देखिए, अरे भैया बात तो सुन लो भैया की। सवाल, हाँ, एक सेकंड, आप लोगों ने गौर किया? मेनका बहन जी, आपने गौर किया? मैंने सबकी प्राथमिकताएं पूछी, उपलब्धियां पूछी, स्वास्थ्य और शिक्षा। अरे बैठो भैया, अरे गुरु, तो 2 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं। थोड़ा हमको भी मन करता है कभी कभी कैमरे बोलने का। एक माइक तो इधर है और एक और दे दीजिए, आप लोग आपस में सहयोग कर लीजिएगा। हाँ, अरे रुक जाओ गुरु, समय भी बीत रहा है बहुत। हाँ, लैपटॉप के साथ डाटा देने की बात थी ना, वो रह गया। अरे एक सेकंड, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। मैं आप लोगों के कम से कम 10 सवाल लेने की कोशिश करूँगा और कोशिश ये भी रहेगी कि सवाल थोड़े से ऐसा ना हो कि सारे एक ही या 2 ही की तरफ रहें, थोड़ा सा बटे रहें। अगर आप अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पे, अरे तुम अपनी कहो ना गुरु, हाँ, पूरे मोहल्ले का काहे बयाना ले रहे हो, सोशल वर्कर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका सवाल संक्षिप्त होगा तो ज्यादा सवाल ले पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, टू द पॉइंट सवाल और काउंटर आर्ग्यूमेंट या बहस नहीं हो पाएगी, ठीक है? अब अंकल बोला अब तो बिल्कुल माइक नहीं दूंगा। एक सेकंड, कहाँ हमारे साथी कहाँ खड़े हैं? हाँ जी, हाँ, एक सेकंड, अरे ऐसे हेल्प नहीं होगा, इनको भाई साहब को दे दीजिए, बहुत देर से। हाँ बोलिए, लिख के लाए हो? पूछे। ये वो सवाल हैं जो मैंने एक सवाल फुर्ती में सीधे तुरंत ऑब्जर्व किया है सर। रेबीज जैसा इंजेक्शन आज जो है हॉस्पिटल में नहीं है। हम लेके गए पेशेंट को रेबीज का, और एक हफ्ता एक महीना रेबीज जैसे इंजेक्शन नहीं। ठीक है, बताइए भाई,
अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं है। बैठिए शिवांग। दवाइयाँ पूरी तरीके से मिल रही हैं, कोरोना काल में भी मिलती चली जा रही हैं, लगातार दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर अस्पताल में जितनी भी सुचारू रूप से सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगे हर अस्पताल में हो रहा है। शिवांग जी, जनता सहमत नहीं दिख रही है। हाँ, वो भाई साहब बैठे हैं, पार्टी के उनको जो माइक दल के नेता आए होंगे वो सहमत नहीं हो, जनता अच्छा, ये आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? हाँ भाई, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रहे हैं। वो रेबीज का मरीज लेके गए जी, वो पीछे उनके मेरे बगल पास में। भेज दीजिएगा, हम दिलवा देंगे। चलिए, हाँ जी, चलिए अगला सवाल। हाँ जी जी, मेरा क्वेश्चन शिवांग जी से है। इन्होंने कहा फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के लिए पुरानी सरकारों का कर्ज जिम्मेदार है, तो 3,35,000 करोड़ रुपए अभी तक ये सरकार इस साल वसूल चुकी है और सिर्फ 10,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स का रीपेमेंट हुआ है। तो ये कहाँ तक जायज़ है ये आर्ग्यूमेंट कि ऑयल बॉन्ड्स की जायज़ है? आपकी जानकारी एकदम सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा तो पिछले 2 सालों में कोरोना काल में इतना खर्चा हुआ है जिसके कारण ये कर्ज नहीं चुकाया जा पा रहा है। और कर्ज पिछली सरकार से कर्जा जितना था उससे बहुत कम कर दिया गया। ये भी आपको जानकारी होगी। उसके लिए पीएम केयर्स फंड में भी तो पैसे लिए गए थे। आपको जानकारी होगी, अगर पिछला आप कर्ज देखेंगे 2014 से पहले का और अभी का कर्ज देखेंगे 2020 में तो बहुत कर्जा कम हो चुका है। इधर वो बहन जी, उनको इधर भाई साहब और बहन जी इधर दे दीजिए। हाँ मेनका जी पूछिए। सर सौरभ जी ये बताइए, माइक पास रखिए मैम। सौरभ जी ये बताइए। सौरभ जी नहीं बताएंगे, आपके नहीं, नेता इधर बैठे हैं। हाँ, ये बताइए, अगर बलात्कार एक अपराध है तो क्या न्यायिक तरीके पे अपराधी को सजा दिलवाना क्या जरूरी नहीं है? आप उसको शूट करवा देते हैं, आप उसकी गाड़ी पलटवा देते हैं, उसको मरवा देते हैं, ये कहाँ से न्याय है भाई? अगर बस सवाल हो गया, सवाल मैम सवाल हो गया। उनका ये कहना है कि ये न्यायिक प्रक्रिया के बजाय त्वरित न्याय का क्या सिस्टम है, ये एकदम फैसला ऑन द स्पॉट टाइप का। जनता चाहती क्या अपराधियों को सजा मिले? कभी कहती कि बलात्कार और कोई अगर कुछ क्राइम करे 7 पुलिसकर्मी मारे जाए, अपराधी सिद्ध तो उनको होना सजा भी चाहिए। मिले। अगर कोई निर्दोष मार दिया गया, अपराधी जब सिद्ध होगा जब आप गोली मार दो, अब कोई आप नहीं कह रोक रहे रहा हैं है, कि विकास फांसी दुबे लगा अपराधी दो, नहीं था। कोई नहीं रोक रहा है। आप ये कहना चाहते हैं विकास दुबे अपराधी नहीं था? ये मंच के भैया, माध्यम से विकास आप ये दुबे कहना की चाहते बात हैं नहीं करी है। अपराधी नहीं था। उन बहन जी ने तो आप विकास दुबे की बात नहीं करी है। विकास उन्होंने दुबे विकास को दुबे की बात करी है भाई साहब, उन्होंने विकास दुबे की बात की बड़े भाई। चलिए मंच के माध्यम से इतनी बड़ी बात मत करिए। शिवांगी, हाँ एक सेकंड, अरे देखते हैं। अरे ये भैया हेलमेट उठा के पूछ रहे हैं, इनसे दीजिए इधर। हाँ भैया मेरे 2 क्वेश्चन शांत। हैं लगातार। एक क्वेश्चन जो है एक सवाल भाई गुरु, ये डबल बैरल नहीं है। 3 क्वेश्चन तो 3 नहीं, एक। अरे मतलब 3 दो लोगों से 3 पे चला गया। तीन लोगों से है। माइक क्लोज रखो। शिवांग जी के अलावा 3 लोगों से है कि आप जो मुद्दे इसके अलावा शिवांग जी भाई साहब के अलावा तीनों लोगों से है। परिचित हैं क्या? नहीं कोई परिचित नहीं। हाँ लेकिन पहले सुनिए तो बात कि विपक्ष जो मुद्दे उठाता है, मुद्दे तो सही होते हैं, लेकिन वो जाति देख के क्यों, मजहब देख के क्यों और इस तरीके से क्यों उठाए जाते हैं? बताइए भाई, माइक दे दीजिए। माइक शिवांग। जाति देख के, मजहब देख के कौन से मुद्दे? विपक्ष तो सब मुद्दे उठा रहा है। लखीमपुर में किसान को चल दिया गया, क्या विपक्ष का देखा गया? मनीष गुप्ता जी को पुलिस ने मार दिया, तो क्या विपक्ष को? हाँ बता दीजिए भाई साहब। बताइए क्या ये समझ में नहीं आया ना? आधा सवाल है। जब हर मुद्दा उठा रहा संजीत है। यादव के साथ जो हुआ बिल्कुल गलत था। किसका? संजीत यादव जो कांड हुआ गलत था। उसी के 4 दिन बाद जूही में एक घटना होती है, संजीत यादव कांड उठाया जाता है, जूही की घटना क्यों नहीं उठाई जाती विपक्ष के द्वारा? कौन सी? ठीक है, बस ठीक है, हो गया सवाल, क्लियर हो गया आपका। ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म का आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल सहूलियत के हिसाब से विपक्ष के मुद्दे उठाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि विपक्ष अगर महंगाई का मुद्दा उठा रहा है तो हिंदू और मुसलमान 100 रुपए में ही पेट्रोल ले रहा है, 1000 रुपए में ही गैस सिलेंडर खरीद रहा है, 200 रुपए में ही कड़वा तेल ले रहा है। दूसरा मैं बोलना चाहूंगी, बेरोजगारी का मुद्दा अगर उठाया जा रहा है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर युवा, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का बेरोजगार है। तो मुझे लगा किसान की तो कोई जाति नहीं होती है, जवान की कोई जाति नहीं होती है। हाँ जी। तो देखिए, अगर क्राइम को अगर आप जाति और धर्म के आधार पर जोड़ के देखेंगे, नहीं जाति के आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो जाति के आधार पे नजर आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्राइम है। कोई भी मुद्दा, चाहे संजीत यादव का मुद्दा हो, ब्रजेश पाल का मुद्दा हो,
या मनीष गुप्ता का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा अगर उठाया जाता है तो वो इसलिए उठाया जाता है क्योंकि वो गलत है, वो क्राइम है, इसलिए वो मुद्दा उठाया जाता है। आप उसको जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जोड़ के मत देखिए, वो केवल क्राइम है। क्राइम किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक बात मेरे भाई, क्राइम किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ये पीछे, और उसको उठाना बहुत जरूरी है। जी, पीछे एक भाई साहब उधर खड़े हैं, उनको दे दीजिए, वो कू ऐप के उसके बैनर के सामने खड़े हैं। अब उनको खुद ही नहीं पता वो कहाँ खड़े हैं। जी, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। अरे थोड़ा धीरज रखो। जी, नमस्ते भैया, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं शिवांग जी से पूछना चाहूँगा कि जिस समय देश में कोरोना काल था, उस समय क्या देश में चुनाव कराने ज़रूरी थे? जैसे कि हमने देखा कि केंद्र में बैठी सरकार ने बंगाल में चुनाव कराए और प्रदेश में बैठी सरकार ने अभी प्रधानी के, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव कराए। बताइए शिवांग क्या जी, चुनाव कराने इतने जरूरी थे? बंगाल चुनाव, पंचायत का चुनाव, उसके ठीक बाद सेकेंड वेव, एक्सपर्ट्स की सलाह दरकिनार रख के सैकड़ों टीचर मरने के बाद इनकी सरकार ने कहा सिर्फ 3 मरे, वो भी सर जुड़वा दो। सर 3 मरे। इस समय देश में आप जहां भी देख रहे हो, मुझे लगता है कि कानपुर की बात कर लेंगे तो कोरोना के केस 0 आ रहे हैं। सर सवाल कुछ और है, मैं ही बता रहा हूँ, कोरोना के केस 0 आ रहे हैं और जिला पंचायत चुनाव मुझे लगता है अभी 1 महीने पूर्व भी निकला होगा। 1 महीने पूर्व? 1-2 महीना मुश्किल सर हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष अभी 1-2 महीने पहले हुआ होगा। अरे गुरु, काफी समय हो गया। 2 महीने 3 महीने पूर्व ही जिला पंचायत चुनाव बीता है और उस समय कानपुर में केस, और मुझे मुश्किल लगता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर हर जिलों में केस 0 आ रहे थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेके जो बात आ रही थी कि पंचायत चुनाव जब प्रधानी के हुए, ब्लॉक प्रमुखी के हुए, और उस समय जो सेकेंड वेव चल रही थी उसके ठीक बाद फैली। सेकेंड वेव भाई साहब समाप्त होने के बाद हुआ है और प्रधानी के चुनाव निकट खत्म भी हो चुके हैं। उसके बाद भी कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ते दिख रहे होंगे। कानपुर छोटे भाई को गलत जानकारी है, पहले हुआ है 600 शिक्षक मर गए, सरकार ने कहा सिर्फ 3 शिक्षक मरे। आपकी सरकार ने कहा होगा, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। हाँ, बोलो जल्दी बोलो। आप मेरा निवेदन बहुत छोटा सा है। आप लोग कह रहे हैं कानपुर का बहुत विख्यात कांड हुआ, विकास दुबे। विपक्षी दलों ने वहां ब्राह्मण के साथ खड़ी हो रही है, लेकिन लखीमपुर या और कहीं ब्राह्मणों के। लेकिन आप देखिए कुलदीप सेंगर का भाजपा में क्या हाल है, और आप सपा वाले या कांग्रेस वाले उनको प्रश्रय देने का। सिर्फ सवाल ये है कि ब्राह्मणों के साथ हर जगह ये एक जगह जाके खड़े हो रहे हैं, दूसरी जगह जाके नहीं खड़े हो रहे हैं। क्या जनेऊ पहनना ड्रामा है? भैया, लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई है, ब्राह्मणों की नहीं हुई है। समझिए आप क्या पूछ रहे हैं। किसानों की हत्या हुई है। सिख, ईसाई, ब्राह्मण, मुसलमान से फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे हैं भैया? जी, पीछे उधर। अरे बैठो भैया, प्राथमिक शिक्षा की हमको चिंता है। हम और मेरे भाई, मैं आपको एक जानकारी बता दूं, कुलदीप सेंगर का जो प्रकरण था, कुलदीप सेंगर को प्रकरण में सजा दिलाने में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब उस लड़की का जब एक्सीडेंट हुआ तो दिल्ली से स्वाति मालीवाल महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, वो यहाँ पे आके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई इस लड़की को एयरलिफ्ट करके दिल्ली शिफ्ट किया जाए। सवाल आम आदमी के प्रतिनिधि से है कि अगर मान लीजिए माइक क्लोज रखो, मान लीजिए 2022 में उनकी सरकार बनती है तो रिमोट कंट्रोल दिल्ली में रहेगा कि यूपी का? बताइए, रिमोट कंट्रोल कहाँ रहेगा आपका? नहीं, रिमोट कंट्रोल दिल्ली में नहीं रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी तो रिमोट कंट्रोल यहीं पे रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा। और रिमोट कंट्रोल जैसी कोई बात नहीं है। तो पब्लिक क्या, आम आदमी पार्टी का कहना पब्लिक के हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा, ये रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में रहेगा। पीछे अमन, पीछे एक सारे लोग हैं, एक सवाल पूछ लीजिए कोई एक व्यक्ति। हाँ जी, एक सवाल। जी, मेरा नाम इसरार अहमद खान है। माइक क्लोज रखिए इसरार जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल सिराज अहमद साहब से। किससे? सिराज अहमद से पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतने मुद्दे उठा रहे हैं हर पार्टी के। आपका नाम सिराज अहमद है, आपने अभी तक जुलूस मोहम्मदी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये जिसका जवाब दीजिए। किसका? मुसलमान होने के नाते किसका मुद्दा नहीं उठाया? ऐसा है, हम यहाँ मुसलमान होने के नाते नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। सवाल तो समझ लो सर। यहाँ पे दशहरा हुआ, शहर में दशहरा हुआ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ उसी तरीके से बाराफात का जुलूस निकलता है, उसके लिए इन्होंने अभी तक कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई ऐसे मुसलमान लीडर के नाते? आपका सवाल सही है, लेकिन वो होना चाहिए सरकार से।
आपका सवाल ये है कि दशहरा हो भीड़ लग के हो सकता है, जुलूस मोहम्मदी क्यों नहीं निकल सकता? उनका ये आपका सवाल, एक है। सेकंड सिराज सर, उनका सवाल ये है कि ये मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया, और उन्हीं के शब्द हैं मुसलमान लीडर होने के नाते। सर हमसे जो सवाल आपने पूछे हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। हमने नहीं, उन्होंने पूछा है। नहीं ये पूछा है, लेकिन ये गलत प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। हम आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जो धर्म के हिसाब से निर्णय नहीं लिए जाते। अगर दशहरा मनाया जाएगा, ईद मनाई जाएगी, दिवाली, तो फिर जुलूस मोहम्मदी भी निकल सकता है। जब बड़े बड़े जुलूस निकल सकते हैं तो वो भी निकल सकता है, लेकिन हम कैसे मुद्दा उठा दें? अरे आप विपक्ष हो, आप मुद्दा नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? ये हमसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं, जवाब वो इधर ये मांगे। पूछ रहे हैं कि आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। जी इधर इधर आगे। हाँ जी। हाँ सर, सौरभ नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर, अभी ऑर्डिनेंस के कर्मचारी, अरे हो गया भैया, हो गया, चलो अब आगे देख लो थोड़ा। ऑर्डिनेंस के 80,000 कर्मचारियों को डीपीएसयू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये राजनाथ सिंह सर ने एक बात बोली कि सारे कर्मचारी खुश हैं, उनकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 10 में अगर 100% का रेशियो निकाला जाता है तो पहला मैं ही खड़ा हूं, मैं खुश नहीं हूं, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि ऑर्डिनेंस के कर्मचारी खुश हैं इस एक्शन से कि उनको प्राइवेटीकरण के निजीकरण में उतारा जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन, एक ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है, ये हमारी बातों को ऊपर पहुंचाते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि सिटियाई में, हाँ हाँ, सिटियाई चौराहे पे एक नदी बहती है, नाला बोल सकते हैं, नाले के ऊपर नहर बहती है, इनमें से कौन सा प्रतिनिधि उस पर गौर किया है? ये मेरा क्वेश्चन है, इनका इसका आंसर मुझे ये बता दें। हेलो सर, इसके बाद एक सवाल और लेके सर मेरा बताइए भाई, ये ऑर्डिनेंस को लेके आप लोगों ने कानून बनाया है, ये ऑर्डिनेंस के कर्मचारी हैं, नाराज हैं उस कानून से, मुझे लगता है कि और ये स्ट्राइक भी हुई है इनकी यूनियन की। आप नाराज हैं, लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन होने से देश में जो भी अच्छा होगा उसमें सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और सरकारी व्यवस्था उससे अच्छा प्राइवेट हो जाएगा। तो सर अहंकार तो रावण का भी नहीं चला अहंकार, और इस सरकार में अहंकार बहुत है। हमारे यहाँ नहीं जो है, क्योंकि आप जो कह दिया वही सही है। आपकी पार्टी में अहंकार होगा क्योंकि आपकी पार्टी एक व्यक्ति चलाता है, हमारी पार्टी व्यक्ति नहीं चाहता। और मुझे लगता है तीनों लोग यहाँ बैठे सबकी पार्टी के एक व्यक्ति चलाता है। एक जनता ने सवाल पूछा, सर एक जनता ने सवाल पूछा। मैं निगमीकरण के मुद्दे पे बोलना चाहूंगी कि 41 हिंदुस्तान में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जो कि इंदिरा जी और कांग्रेस के शासन में बनी, लेकिन जब से योगी सरकार या मोदी जी की सरकार आई है इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और इसमें मैं एक चीज और आपके साथ ऐड करना चाहूंगी कि हम लोगों ने 80,000, एक मिनट भैया जवाब देने जी, प्रश्न पूछा है तो 80,000 कर्मचारी कानपुर का ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम कर रहा है। पिछले 2 सालों से आंदोलित था। अरे उनको दीजिए भाई। हाँ बोल। पिछले 2 सालों से आंदोलित था, धरना प्रदर्शन कर रहा था कि हम निगमीकरण नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी खड़े रहे कर्मचारियों के साथ। वहीं पर एक लॉ आता है, क्रॉस क्वेश्चन जी, बोलिए। एक मिनट भैया मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वहीं एक भाजपा सरकार द्वारा लॉ आता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी अगर निगमीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक करेगा तो उसको 15 साल की जेल और 2 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। क्या यही लोकतांत्रिक देश है जहां पर अपनी आवाज उठाने ठीक है? का मौका चाहता है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु एक बात बताइए, ये जो पहले अभी से तो लागू नहीं हुआ, ये जो नियम लागू करने की व्यवस्था करी गई थी ये कांग्रेस सरकार ने करी थी। इसको सिर्फ बीजेपी ने बढ़ाया है। अक्टूबर में आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ कार्यरत हूँ। और दूसरी चीज, आप लोग चूंकि नेता हैं, आपको सब विषयों पे थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ती है। उनकी रोजी का सवाल है, वो पूरा दूसरी पढ़ के आए हैं। ये अगर हम धरना दे रहे थे तो आपने हमारा मॉरल सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्यों नहीं आए? अरे आपने चेक विपक्ष थे आप। आप अरमापुर देखिए ना, अरमापुर में ऐसे सर मेरा सवाल, वहाँ पर लगातार कांग्रेस ने समर्थन दिया है। प्रियंका जी ने ट्विटर के माध्यम से अपने भाषणों में आपकी आवाज को बुलंद किया है। सर मेरा और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कांग्रेस की देन है। विपक्ष के लोगों से कहाँ है भाई माइक किसके पास? हाँ ये आखिरी सवाल है, पूछो। मेरा सवाल यहाँ पर महिला शक्ति के रूप में बैठी हुई एक महिला से है कि जिस प्रकार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी कर रही है, जिस प्रकार कांग्रेस 30 सालों से सरकार में नहीं है, जिसको आपने खंडहर शब्द भी इस्तेमाल किया। हमने नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, हम सब आलोचकों के मुंह से बुलवाते हैं। उपमा देने में आपने खंडहर शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस महिला नेत्री से मेरा प्रश्न है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश जाति में मंडल के बाद और
धर्म में कमंडल के बाद बट गया और कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई, तो जो आपका खंडार है, क्या इसको ये जनता वोटों से पुनः रंगेगी? उसके लिए आपका क्या प्रयास है, क्या नीति है आपकी? अरे इतनी उसको देर से उजागर यही तो करिए। बता रही थी गुरु की क्या उनका देखिए- प्रयास है, क्या नीति है। देखिए मेरा ये कहना बस आ है, जाइए भैया, इधर आ जाइए जी। भैया आप लोग शांत रहेंगे तो हम लोग जवाब दे पाएंगे। हाँ। मेरा ये कहना है, जो बार बार कांग्रेस को खंडर या कहा जा रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा 70 साल बाद उनकी सरकार बनी, तो भाजपा अभी तक खंडरी थी। 70 साल बाद मौका मिला है, इंतजार करिए, 2022 में कांग्रेस की आपको सरकार मिलेगी। और इतनी देर से जो सेशन चला, मैंने अपने मुद्दे भी आपके समक्ष रखे। जी, ये 2 क्योंकि सवाल कांग्रेस कू चुनाव ऐप पर लड़ने हमारे वाली है। दर्शकों ने पूछे हैं। अगर आप भी आगे के लल्लन टॉप अड्डों के लिए सवाल पूछना चाहें तो कू ऐप पे जाके हैशटैग लल्लन टॉप अड्डा ऑन कू पे पूछ सकते हैं। पहला सवाल शुभ शर्मा का है, ये आप सब लोग ही इसमें जरा क्विक जवाब दें, काफ़ी समय हो गया है। क्या कानपुर को बेहतर सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले मेट्रो की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेट्रो की जरूरत है क्योंकि मेट्रो से रोजगार भी मिलेगा। नहीं, लेकिन उनका कंसर्न देखिए- है बेहतर सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सड़कें हैं। देखिए तो मैं इस पे कहना चाहता हूँ, बेहतर मेट्रो की सड़कें अभी हैं। जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए अभी मेट्रो यहाँ पे अभी लखनऊ में भी मेट्रो बनी है, लेकिन क्या मेट्रो के माध्यम से उतना ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है? अच्छा, श्रीजिता दास का सवाल है, ये भी उन्होंने कू ऐप पे पूछा है, कानपुर की जहरीली हवा का क्या हल है, ये दिल्ली को भी मात दे रही है। बताइए साहब, कानपुर के प्रदूषण का क्या हल है, क्या कर रही है आपकी सरकार? मुझे लगता है कि दिल्ली से तो बहुत ही कम है। अरे प्रदूषण है कानपुर में? कानपुर में तो पहले से बहुत अच्छा और दिल्ली से बहुत कम है। क्या प्रयास हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए? लगातार प्रयास चल रहे हैं, लगातार नगर निगम, हमारी महापौर मेयर प्रमिला पांडे जी इसके लिए कार्य कर रही है। मुझे लगता है स्वच्छ भारत अभियान का एडवर्टीजमेंट करने की जगह जमीन पे लाएंगे तो काम जरूर होगा। देखिए बीजेपी की सरकार ने जो भी कॉपी किया है, करिश्मा जी से मैं देखिए कहना कानपुर चाहूंगा- में होर्डिंग मेरी बैनर बहन या मैं करिश्मा जी से कहना चाहूंगा, अगर मेरी सरकार काम ना कर रही होती तो 2.5 साल बाद अगर आपने चुनाव लड़ा था, आप चुनाव जीत जाती, मेरा विधायक न बनता। क्या बात कर रहे हैं, मुझे देखिए, ऐसा लगता है चलिए, आपके जो बहुत बहुत मैदानी जी धन्यवाद हैं- आप चारों मेहमानों का, आपने इतने धैर्यपूर्वक जनता के सवाल और हमारे सवालों का जवाब दिया। लल्लन टॉप अड्डे पर एक आखिरी 10 मिनट का सेशन होगा, जो क्विज का वादा था उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।